जय हिंद। आज है 7 सितंबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली खबर 3 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया और जिसमें गाइडेंस ऑफ लीव ट्रैवल कंसेक्शन यानी कि LTC यहाँ पर इसके नियम बताए गए हैं, गाइडेंस बताए गए हैं। DOPT द्वारा निर्धारित LTC नियम भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं और यह नियम कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान यात्रा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसमें इसकी जानकारी दी गई है। अब LTC जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होम टाउन LTC होता है। यह सुविधा हर 2 साल में एक बार मिलती है, जिसमें कर्मचारी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने होम टाउन की यात्रा कर सकता है। दूसरा है कि ऑल इंडिया LTC जो ऑल इंडिया होता है, यह सुविधा हर 4 साल में एक बार मिलता है, जिसमें कर्मचारी भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ होम टाउन की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पर इसके रूल्स के बारे में बताया गया है। अभी इसके लिए एलिजिबल सभी जो परमानेंट कर्मचारी हैं एलिजिबल हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य, जिसमें कि पति पत्नी, 2 बच्चे, आश्रित माता पिता और आश्रित अविवाहित भाई बहनें, वो भी LTC के पात्र होते हैं। जो ब्लॉक वर्ष है LTC एक निश्चित ब्लॉक वर्ष में दी जाती है। वर्तमान ब्लॉक वर्ष 2022 से 25 है। पिछला ब्लॉक वर्ष 2018 से 21 था। मोड ऑफ ट्रैवल यात्रा का माध्यम कर्मचारी के वेतन स्तर पर निर्भर करता है। जैसे कि हवाई यात्रा आपको करनी हो तो कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों को हवाई यात्रा की अनुमति होती है। बाकी अधिकतर जो कर्मचारी है वो ट्रेन से यात्रा करते हैं। इसमें विभिन्न क्लास जैसे कि AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास, टायर वगैरह होते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप सड़क से भी बस के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। LTC का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को यात्रा से पहले अपनी यात्रा की योजना और अनुमानित खर्च के बारे में अपने विभाग को सूचित करना पड़ता है। इसमें इसकी कंप्लीट जानकारी दी गई है। साथ में जो लेटर्स हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर है, 11 पन्नों का है। तो इसको किसी की कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। तो बाकी यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है। हालांकि ज़्यादा इसमें चेंज कुछ नहीं है, बस एक गाइडेंस के तौर पर उन्होंने इनको रिपीट किया हुआ है। दूसरी जो खबर है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भेंट की और विभिन्न जो सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सरकारी कर्मचारियों ने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात की। जितेंद्र सिंह कौन है? यह है लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री भारत सरकार के। अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें इसके बारे में मेंशन की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ है, यहाँ भारत सरकार के कर्मचारियों को प्रमुख सबसे बड़ा संगठन है और यहाँ गैर राजनीतिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनकी सेवा शर्तों की बेहतर बनाने के लिए सरकार के साथ बातचीत करना है। अनेक मुद्दों पर इनके द्वारा बातचीत कई। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन, भत्ते और पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजना की मांग करता है। दूसरा है कि यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से विभिन्न सरकारी समितियों जैसे कि वेतन आयोग और अन्य आधिकारिक वेतनों में उनका प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहली मांग थी कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को फिर से उठाया। उनका मानना है कि वर्तमान वेतन और भत्ते बढ़ती महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए ताकि कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सके। दूसरी इनकी मांग थी कि जो UPS है, एकीकृत पेंशन योजना के बारे में कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS से एकीकृत पेंशन योजना में बदलने का विकल्प दिया गया है। दूसरी मांग थी इनकी कि जो एकीकृत पेंशन योजना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इनकी मांग थी एकीकृत पेंशन योजना UPS को लेकर के कर्मचारियों को NPS से UPS में बदलने का जो विकल्प इनके द्वारा दिया गया है उसमें स्पष्ट और कुछ सही नियम बनाने की मांग इनके द्वारा की गई है। अगली मांग रिलीज ऑफ DNS अलाउंस DADR एरियर फॉर 18 मंथ फ्रोजन ड्यूरिंग COVID-19। तो COVID-19 जो पैंडेमिक है उसके दौरान DADR जो इंक्रीज हुआ था 18 मंथ का, उसके एरियर को देने की मांग इनके द्वारा यहाँ पर दोहराई गई। नेक्स्ट मांग इनकी थी कि रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेंट ऑफ 15 ईयर, यानी कि 15 वर्ष जो अभी तक कम्यूटेशन लिया जाता है उस पीरियड को घटा करके 12 साल करने की इनकी द्वारा मांग की गई। उसके अलावा जो CGSS प्रणाली है उसको यहाँ पर तर्कसंगत बनाने की मांग की गई। प्रमोशन के बारे में इनके द्वारा मांग की गई। तो जो भी पे फिक्सेशन है, लीव इनकेसमेंट है,
उसके बारे में बात की गई। जो एक्सेसमेंट है, पे फिक्सेशन एंड डीप इनकेसमेंट टू रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्सेसमेंट पीपीओआर के लिए इनके द्वारा वो भी मांग की गई। तो काफ़ी मुद्दे हैं जिनको इनके द्वारा यहाँ पर उठाया गया। और माननीय जो जितेंद्र सिंह जी हैं, पेंशन मंत्रालय को देखते हैं, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, उन्होंने इनकी बात को सुनी और बहुत समय देखते हैं कि इस पर क्या विचार इनके द्वारा किया जाता है। अगली खबर उत्तराखंड से कि पूर्व सैनिकों और उनके स्वजन को मिलेगा सस्ता इलाज, इन अस्पतालों में उपलब्ध होगी व्यवस्था। ये जो खबर है ये उत्तराखंड से है। पूर्व सैनिक और उनके स्वजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नई पहल की गई है। उत्तराखंड एक्सेसमेंट लीग ने दून के प्रमुख निजी अस्पताल के साथ करार किया है। इस करार के तहत न केवल पूर्व सैनिक और अधिकारी बल्कि सेवारत सैन्य कर्मी व उनके नॉन डिपेंडेंट जैसे कि माता पिता, पिता पुत्र, पुत्र वधू, पुत्री, दामाद आदि को भी CGHS/ECHS दरों पर OPD व IPD की सेवा मिलेगी। शुक्रवार को श्रीमंत जो कि इंद्रेश अस्पताल है और UESL के बीच में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह सुविधा तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के अस्पतालों में भी बातचीत जारी है ताकि पूरे राज्य में पूर्व सैनिक परिवारों को यहां राहत मिल सके। पूर्व सैनिकों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अब महंगे इलाज की चिंता काफी हद तक कम हो गई है। अगली खबर, पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। ये खबर बिहार से लेकर के आ रही है। डायल 112 पर तैनात भूतपूर्व सैनिक चालकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करने की आग्रह किया गया है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह बिहार के सभी भूतपूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता बिहार सरकार की नौकरी में 12% आरक्षण लागू करे। उसके अलावा जो डायल 112 में कार्यरत सभी भूतपूर्व सैनिक चालक हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। बिहार पुलिस में जो लगभग 5000 चालकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके कोटा के आधार पर पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाए। इसके साथ ही यहाँ भी उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सैनिक चालकों को अपने कर्तव्य के दौरान कठिनाई एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार अन्य राज्यों की तरह मैक्सिमम राज्यों में आरक्षण दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों को, तो बिहार राज्य उनसे अलग क्यों है, उनको भी आरक्षण दिया जाए। अगली खबर अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, शारीरिक परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी। सेना का जो है फर्जी अफसर बन करके आ रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती के नाम पर फर्जी करने वाले एक फेक सेना के अफसर को गिरफ्तार किया गया है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दौरान यहाँ युवाओं को फर्जीवाड़े का शिकार बनाता था। मेरठ निवासी आरोपी जो है सेना की वर्दी पहन करके खुद को अधिकारी बताता था। भर्ती में असफल हुए युवाओं से लाखों रुपए ऐंठ चुका है। उसके पास से कई सेना की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, मोबाइल फ़ोन और स्कूटी बरामद हुई है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने अभ्यर्थी जो नाम दिया गया यहाँ पे अभिषेक कुमार, उसको शारीरिक परीक्षा पास कराने का झांसा देकर के उससे कथित तौर पर बड़ी रकम ऐंठ ली थी और कई अन्य लोगों को यहाँ शिकार बना चुका है। इसका जो काम करने का तरीका था वहाँ भी बड़ा निराला था। इसका खुलासा किस तरह से हुआ, यहाँ पर जो अभिषेक अभ्यर्थी था उसे 3 लाख रुपए की मांग की गई। 1 लाख लेकर दिया फर्जी टोकन। 30 अगस्त को अभिषेक और उनके भाई ने आरोपी से मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान पर मुलाकात की और एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए नकद दे दिए। आरोपी ने उन्हें मेडिकल का फर्जी टोकन सौंपा और 31 अगस्त को भर्ती स्थल पर पहुंचने को कहा, लेकिन जब अभिषेक भर्ती स्थल पर पहुंचा तो उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ और असलियत सामने आ गई। इसके बाद उसने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई और फिर जाके इसको पकड़ लिया गया। अगला अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और यहाँ पर जामनगर के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है रेलवे गेटमैन के तहत। यहाँ पर जॉब लोकेशन जामनगर गुजरात में है। ग्रॉस सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है 45,604 रुपये तक है। एज 48 साल तक इनके द्वारा बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास। जो आर्मी का दिया हुआ आर्मी मैट्रिकुलेशन है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। टोटल वैकेंसीज 100 है लेकिन 100 वैकेंसीज नहीं है, कुछ वैकेंसीज बची हैं इन्होंने बताया था। बाकी यहाँ पर रिटायर जो इंडियन आर्मी के हैं उनको ही लिया जाएगा जो कि जनवरी 2017 के बाद रिटायर आए हुए हैं। मेडिकल कैटेगरी सेफ होने, हाइट 5.8 फीट, करेक्टर एग्जाम फ्री होना चाहिए, ड्यूटी 12 आवर सफिशिएंट OT। बाकी एकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा। GC उसके लिए यहाँ पे अलाउड नहीं है। मेस कटिंग यहाँ पर 3000 रुपये होगा। इसके लिए डिस्चार्ज बुक, एक्सेसमेंट आई कार्ड, पैन कार्ड, पेंसिल चेक, अकाउंट पासबुक जो होता है, 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, PPO, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, SP, 10th पास की मार्कशीट, ECCS कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ PF डिटेल या फिर सैलरी स्लिप फॉर दो जो कि रिटायर आए हैं 2020 से पहले, कैरी नेम प्लेट एंड यूनिफॉर्म एंड कॉम्बैट ड्रेस। तो आप यानी कि जो नेम प्लेट आपकी
कॉम्बैट ड्रेस है या यूनिफॉर्म है, ये सब लेके आपको वहाँ पे जाना होगा। और यहाँ पर आप सूबेदार मेजर एसवाई राव, उनका नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। बाकी यदि उनका नंबर नहीं लगता है तो अन्य लोगों से भी बात कर सकते हैं। तो ये था अपडेट।